हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपको पता है कि इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चे सीजीएल मेंस देंगे, सीएचएसएल देंगे या कोई भी एग्जाम जिसमें जीके आता हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग बहुत सारे फैक्ट पढ़ते हैं, जो कि आपका रिवीजन होता रहता है और एक्स्ट्रा फैक्ट का कलेक्शन होता रहता है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्या अलग चीज़ है जो इस लेक्चर से आप लेकर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हु इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप सेट अप इन 1949 विच फंक्शंस एज द नेशनल ग्रुप ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड द मेन ब्रांच ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन है, जो भारत में अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन क्या आप समझ रहे हो, इस इतना बड़ा सा लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में मेन टारगेट आपको इस चीज पे करना है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, भारतीय संसदीय समूह क्या है ये। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इसको हमने 3 भाग में बांटना है जब बॉडी की बात होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, एक स्टैच्यूटरी बॉडी होगी और एक ऑटोनोमस होगी। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी ये है क्या। देखो, जब संविधान बना होगा उस वक्त जो चीज़ें उसमें रखी गई होंगी उसको संवैधानिक बोलते हैं। जैसे यूपीएससी उसी वक्त से है तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे। लेकिन स्टैच्यूटरी की जब बात आए तो जैसे मान लो कि आपने सरकार को चुना है, ठीक है, सरकार को चुना है, सरकार के साथ साथ अपोजिशन भी है। बात यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपके ऑपोजिशन वाले भी हैं, सरकार भी हैं, ठीक है, राज्यसभा है, लोकसभा है। कोई बिल आया, सबने डिस्कशन किया, उस बिल को पास कर दिया और एक्ट अब लागू हो गया, तो ऐसे एक्ट को हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए आप ह्यूमन राइट जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो बॉडी है ये कौन सी बॉडी है, ये आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाएगी। ऑटोनोमस क्या है फिर। अब देखो, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सारे हो गए जितने हैं उसमें, लेकिन कुछ हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो सरकार बनाते हैं। जैसे बीजेपी अभी सरकार बनाई हुई है, तो इनके मिनिस्ट्रीज वगैरह को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो एक बॉडी बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। तो ऑटोनोमस बॉडी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये है क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। इसमें अपने रेगुलेशंस होते हैं और साथ ही साथ इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसको हम ऑटोनोमस बोलते हैं। अब आप समझ गए ये चीज़ क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या, स्टैच्यूटरी और क्या ऑटोनोमस। अब जो RBI है, RBI आपकी स्टैच्यूटरी भी है और ऑटोनोमस भी है। ठीक है, ये ऑटोनोमस भी है और स्टैच्यूटरी भी है। क्यों, क्योंकि जो RBI है, कॉन्सेप्ट का खेल है पूरा। RBI जो है 1 अप्रैल, ये आपने याद किया होगा कि 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट आया था। ठीक है, एक्ट आया था, कोई बिल आया होगा, पास हुआ, RBI का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्टैब्लिशमेंट हुआ। लेकिन ऑटोनोमस क्यों, क्योंकि 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर लेके आया गया, इसीलिए इसको हम ऑटोनोमस बोलते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है ये आपकी किस टाइप की बॉडी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और साथ ही साथ ऑटोनोमस भी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी इलेक्शन कमीशन था, बाद में इसमें चेंजेस हुआ। पहले क्या था, एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, अब 3 है, एक चीफ है और 2 कमिश्नर हैं। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। अब इतना मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि फिर और जगह बचेगी नहीं। देखो, वो आपको याद करना है। जैसे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, इसका आर्टिकल जो है वो है 324 से 329 तक। इसमें 3 जो होते हैं कमिश्नर होते हैं, एक चीफ और बाकी कमिश्नर होते हैं, सिर्फ चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। कमिश्नर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जो चीफ हमारे हैं अभी वो कौन है, राजीव कुमार।
याद रखना। और जो 2 कमिश्नर हैं वो कौन कौन से हैं, एक है आपके अरुण कुमार और एक कौन है, अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, याद रहेगा। जितना कुछ इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है सब इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है इसके आंसर की। आंसर क्या है इसका, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है इसके हेड होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का आपको बॉडी में बता दें किस बॉडी में आता है, लेकिन ये होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ ये बताया मैं कि ये किस बॉडी में आता है, इनका काम क्या होता है। इनका काम आपके क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा। भारत में अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि जो पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाई गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपस में बात करते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जो बाहर की जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वहाँ के जो पार्लियामेंट है, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, यहाँ की जैसे मान लो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके बताएंगे कि आप लोगों ने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या किया। वो लोग बताएंगे कि हम लोग ये पॉलिसी लेकर आए थे, ये हमने काम किया था, तो आप यहाँ पे आके उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो यही इसीलिए इसको बनाया गया है ताकि आपस में जाकर ये लोग मिलें, बात करें और पता करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक्स मेंबर जिसको एसोसिएट मेंबर हैं उसको भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन विच स्टेट इज पोनु योक्सी अ sword like इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ड्यूरिंग सेरेमोनियल डांसेस परफॉर्म्ड बाई प्रीस्ट। पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनु योक्सी किससे संबंधित है। ठीक है, पोनु योक्सी किससे संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश मैंने आपको बता रखा है, जैसे ही आप किसी स्टेट का पढ़ रहे हो तो उसका सीएम और गवर्नर साथ ही साथ निपटा डालो। तो इसके सीएम कौन है, पेमा खांडू। पेमा खांडू कौन है, इनके चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या त्रिविक्रम परनायक। ये आपके गवर्नर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पासेस बता रहा हूँ आज, जो कि ध्यान रखना है। पासेस क्या होता है, जैसे मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, और इस माउंटेन के बीच से ये एक रास्ता जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल है और ये चाइना है। ठीक है, तो ये जो पास है बीच में, जो ये जगह है, ये इसी को बोलते हैं, ये जो रास्ता होता है एक दूसरे रीजन को कनेक्ट करता है उसको पासेस बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के आपको 4 पासेस याद रखने हैं। सबसे पहला यंगसप पास। ठीक है, ये क्या करता है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो नदी आती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, जिसको हम लोग दिहांग बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग बोलते हैं। तो वहाँ पे जब दिहांग जो नदी है, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, यंगसप पास से ही एंट्री लेती है। ठीक है, यंगसप पास हो गया। एक डीफू पास। डीफू पास क्या है, ये ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन किस 3 देश का है, एक इंडिया, ठीक है, उसके बाद चाइना और म्यांमार। ठीक है, इंडिया, चाइना, म्यांमार का ट्राई जंक्शन है। क्वेश्चन ये आता है कि ट्राई जंक्शन जो है वो कौन सा पास है, डीफू है। ठीक है, उसके बाद अब आप याद रखोगे बोमडिल्ला पास। बोमडिल्ला पास अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, भूटान को, ये भी ध्यान रहेगा। दिहांग पास जो है वो म्यांमार को जोड़ता है। तो ये 4 पास आपको ध्यान रखना है, यंगसप पास, डीफू पास, बोमडिल्ला और दिहांग पास। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑफ द नोन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर द गैसेस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में कितनी गैसेज हैं, तो आंसर हो जाएगा 11। कौन कौन सी हैं, बहुत आसान है याद करना, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब इसमें आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखना है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का कितना होता है 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, 18 को 2 टाइम्स करो 36, 3 टाइम करो तो 54। ठीक है, रेडोन का 86, फ्लोरीन का अभी लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया था, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 16। तो ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। 11 गैसेस कौन कौन सी हैं जो सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैस हैं, इनका एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, याद करने के लिए हाइड्रोजन, हीलियम तो पहले ही 2 हैं। उसके बाद जब आप लास्ट जो ग्रुप देखोगे पीरियोडिक टेबल का 18, उसमें आपको मिलेंगे नोबल गैसेस। तो उसमें नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन मिल जाएंगे। और हैलोजेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन थे। ऑक्सीजन आपको पता है। और नाइट्रोजन, जो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसकी वजह से उस प्लांट को वो लोग प्रोटीन रिच फूड बना देता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन विच इंडिया स्टेट विल यू फाइंड द बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो असम में है। स्टेट आ गया तो इसका सीएम और गवर्नर फटाक से निपटा दो। सीएम कौन है, हेमंत विश्वा शर्मा। गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, अब इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी हैं, वो भी देख लो। बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक हो गया। एक आप याद रखो, बूरा छापड़ी। ठीक है, एक याद रखो हुल्लू गैबोन। एक याद रखो बोनाडी। और एक डीपर बील बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। असम में नेशनल पार्क आपको कुछ याद होना चाहिए, जैसे मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। असम एक ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में जितना स्टेट है उन सब से ये इसकी जो बाउंड्री है वो टच करती है। ठीक है, असम का जो मेन फेस्टिवल बिहू, वो भी आपको ध्यान रखना है। बोहाग बिहू एज ए न्यू ईयर इनका सेलिब्रेशन होता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द डैश रेट मेजर्स राइजिंग प्राइस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। कौन सा इसमें से इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो फूड और एनर्जी को अगर छोड़ दिया जाए तो सब में जो है कीमत बढ़ जाती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोर इन्फ्लेशन। बाकी देखो क्या है, स्टैगफ्लेशन, वेज इन्फ्लेशन, डीफ्लेशन क्या है। डीफ्लेशन होता है जब जो कंज्यूमर प्राइस है और जो एसेट प्राइस है दोनों नीचे गिरने लगते हैं। मतलब डिमांड भी नहीं रहता है और सप्लाई भी नहीं रहता है। कोई चीज़ का अगर डिमांड ही नहीं रहे तो सप्लाई भी नहीं आएगा, कंपनी बनाएगी ही नहीं, तो फाइनली क्या होगा, रेट डाउन हो जाता है। इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। वेज इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब उसमें जो लेबर काम कर रहे होते हैं उनका वेज पर डे का बढ़ जाए। जब वो बढ़ेगा तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा तो जो सामान बनेगा उसका वो लोग कॉस्ट बढ़ा देगा, तो वो वेज इन्फ्लेशन होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, किसी देश में या किसी एरिया में कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी ही नहीं हो रही है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। समझ आ गया? चलो, आज की थी हमारी क्लास। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कैसी लगी क्लास आपको बताना है। एंड डू नॉट फॉरगेट
to check the description, because in the description there is a WhatsApp group in which you can discuss if you have any doubt. Okay, bye, take care.